हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हमारा स्पेशल वीडियो है 15 अगस्त 2026 के लिए। तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। तो आज हम उन वीरों को याद करते हैं जिनके त्याग से, बलिदान से, जिनके कार्यों से, जिन्होंने अपने इस राष्ट्रभूमि के लिए सर्वस्व त्याग दिया, उत्कृष्ट बलिदान दिया, उत्कृष्ट कार्य किए, जिनके वजह से हमारा देश स्वतंत्र हुआ। तो आज उन वीरों के नमन करते हैं। तो आज हमारा वीडियो होने जा रहा है स्पेशली चंपारण सत्याग्रह पर, कि चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ, क्यों हुआ, कौन कौन उसमें शामिल थे, ये आज जानते हैं हम। तो बात करते हैं 1917 से पूर्व से। तो 1917 से पूर्व लगभग 100-150 सालों तक वहाँ के किसानों के बारे में, कि वहाँ के जो किसान थे, स्पेशली बंगाल बिहार के किसान जो थे, नील की खेती करते थे। तो नील की खेती 100-150 साल के कालखंड को तो हम ऐसे जगह रख रहे हैं जहाँ ब्रिटिश उपनिवेश का व्यापारियों को संरक्षण मिला था कि नील की खेती वो किस तरीके से करवाएंगे। उससे पहले भी बंगाल और बिहार और अन्य क्षेत्रों में नील की खेती होती थी। नील की खेती का आशय है कि वह फसल जिससे रंजक बनाया जाता है, मतलब चीज़ों को रंगने का काम आता है, ठीक है, तो उससे है। तो जब उससे पूर्व की बात करेंगे, तो जो किसान थे अपने उपयोगिता के आधार पर नील की खेती करते थे या अन्य फसलों का उत्पादन करते थे। लेकिन 1917 से पूर्व, लगभग 100 साल पूर्व, यूँ मान लीजिए कि 19वीं सदी के शुरुआत ही दौर में ब्रिटिश सरकार के संरक्षण के अंतर्गत यूरोपीय व्यापार और कुछ जमींदारों और बिचौलियों के माध्यम से किसानों के साथ व्यापारियों ने अनुबंध किया। व्यापारियों का जो अनुबंध था, जनरली उन व्यापारियों को आप पुस्तक पढ़ेंगे तो उनमें बगान मालिक करके संबोधन किया गया है। तो यूरोपीय व्यापारियों का जो किसानों के साथ अनुबंध था कि उनको नील की खेती के लिए बाध्य कर दिया गया। नील की खेती के लिए बाध्य कर दिया गया कि यदि आप 20 कट्ठा ज़मीन में आप खेती करते हैं तो 3 कट्ठा ज़मीन पर आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। अब तो नील की खेती करना, जो नील बगान मालिक थे वो नील की खेती इसलिए चाहते थे कि यूरोपीय बाज़ार में उस समय नील का बहुत मांग था, बहुत डिमांड था। तो उन्होंने किसानों को विवश कर दिया कि आप जो है 20 कट्ठा में, अगर आप 20 कट्ठा में फसल करते हैं तो 3 कट्ठा में क्या कीजिए, आप नील की खेती कीजिए। इसी पद्धति को 3 कट्ठिया पद्धति कहा गया। अब उनकी व्यवस्था इतनी कर दी गई किसानों की कि आपके अनुकूल हो स्थिति या प्रतिकूल हो, आपको नील की खेती करना ही है। तो जो किसान पहले अपने इच्छा से खेती करते थे, इस अनुबंध के बाद मानो उनकी जीवन ही बदल गई। यूँ कह लीजिए कि जो किसान अपने भूमि के स्वामी थे, हुआ ये कि अपने ही जमीन के वो क्या हो गए, गुलाम हो गए। क्या हो गए? अपने ही जमीन के वे गुलाम हो गए। मतलब जहाँ नील की खेती को भारतीय किसान पानी से सींचते थे, बगान मालिकों के अनुबंध के बाद उन्हीं खेती को अपने घर के बूढ़े, बच्चे, जवानों के पसीने और लहू से सींचना शुरू कर दिए। क्योंकि अगर नील के खेती करने से अगर कोई किसान मना करता तो उनको पीटा जाता था, मारा जाता था, सताया जाता था। तो मतलब कुल मिला के जो ब्रिटिश उपनिवेश के संरक्षण में जो नील बगान मालिक थे, उनको नील की खेती के लिए इतना बाध्य कर दिए कि हर स्थिति में आपको 3 कथिया पद्धति को लागू करना ही है, मतलब उस अनुसार आपको खेती करना ही है। इस शोषण के विरुद्ध जो किसानों ने है कई बार ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, विद्रोह किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार हमेशा क्या, उस विद्रोह को दमन कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि रात कितना ही काली क्यों न हो, सूरज निकलेगा ही।
तो वहाँ से एक सूरज निकला राजकुमार शुक्ल के रूप में। राजकुमार शुक्ल जो है हमेशा किसानों को संगठित कर कर ब्रिटिश सरकार और नील बागान मालिकों का विरोध करते थे। इसके वजह से राजकुमार शुक्ल को कई बार जेल जाना पड़ा। वो जेल जाते, छूट कर आते, फिर से आंदोलन करते, फिर उनको जेल में डाल दिया जाता, फिर वो छूट कर आते और पुनः उनको जेल में डाल दिया जाता। लेकिन वो कभी हार नहीं माने राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल को जब लगा कि मेरे द्वारा किया गया प्रयास पर्याप्त नहीं है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना महात्मा गांधी से मिला जाए और यहाँ के चंपारण, बिहार के चंपारण में जो नील के खेती को लेकर किसानों को जो बेबस किया जा रहा है उससे अवगत कराया जाए। बेबसी इतना कि उसकी आप आज के दौर में कल्पना नहीं कर सकते हैं। बेबसी और तब बढ़ गया, विवशता और तब बढ़ गया किसानों का कि जब 19वीं सदी के अंतिम में जर्मनी ने रासायनिक रंग का खोज किया, तो रासायनिक रंजक का खोज होते ही नील का जो मार्केट है उसको मानिए कि सामान्य बाजार से खदेड़ दिया गया। नील का जो डिमांड है वो टोटली खत्म हो गया एक तरीके से। तो अब यहाँ पास जो है, जो बागान मालिक थे वे भी नहीं चाहते थे कि अब वो घाटे का खेती कराएं, और ऑलरेडी जो किसान है इससे छुटकारा पाना चाहते थे। और इस किसानों को व्यवस्था देखकर जो नील बागान मालिक है इसका किसानों से फ़ायदा उठाना चाहते थे। तो उन्होंने किसानों के सामने शर्त ये रखा कि अगर आप नील के खेती के अलावा अन्य फसल करना चाहते हैं और अनुबंध से जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, इसके एवज में आपको उनके ऊपर लगान बढ़ा दिया गया। मतलब अगर आप नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते हैं, अन्य फसल उगाना चाहते हैं, तो लगान में वृद्धि कर दिया गया। और उन फसलों का जो मूल्य है वो खुद जो नील बागान मालिक हैं वो तय करेंगे, और उसी मूल्य पर क्या होगा, किसान जो हैं अपने फसल को बेचेंगे। तो इस प्रकार के शोषण से राजकुमार शुक्ल के जो लगातार प्रयास चल रहे थे, जब उनको एहसास हुआ कि उनका प्रयास जो है पर्याप्त नहीं है, महात्मा गांधी से मिला जाए। महात्मा गांधी उस समय साउथ अफ्रीका से लौट चुके थे और साउथ अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए सत्याग्रह आंदोलनों से वहाँ कई लोगों को अधिकार दिलाए, पीड़ित लोगों को, शोषक लोगों को जब साउथ अफ्रीका में अधिकार दिलाए तो भारत में बहुत लोकप्रिय हो चुके थे। तो 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल उनसे मिले, महात्मा गांधी से उनसे मिले। जब महात्मा गांधी से मिले तो उनके साथ अन्य किसान साथी थे, जिसमें कई नाम हैं। महत्वपूर्ण नाम जो है वह है हरिवंश सहाय और पीर मोहम्मद मुनीस, ऐसे कुछ नाम आते हैं। और भी इनके साथी थे जो लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी से मिले। जब महात्मा गांधी से वे मिले तो उन्होंने यही कहा कि बिहार में चंपारण के किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। वहाँ के जो नील के बागान मालिक हैं वो पहले 3 कथिया पद्धति के माध्यम से हमसे नील से खेती कराने पर विवश कर देते थे, और न करने की स्थिति में विभिन्न प्रकार के दंड देते थे, मारा जाता था, पीटा जाता था, बच्चे उसमें एड़ी रगड़ते थे, खेती में बच्चों को लगा दिया जाता था, बूढ़ों को लगा दिया जाता था। यूँ मान लीजिए कि जो भूस्वामी है उसका पूरा परिवार नील की खेती में लगा हुआ है, उसको हर परिस्थिति में 3 कट्ठे में उसको नील की खेती करना ही है। और जब नील का जब मार्केट खत्म हुआ तो उसके बदले अन्य फसल उगाने एवं अनुबंध को खत्म करने के लिए उन्होंने ये कहा बागान मालिकों ने कि अगर आप नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते हैं, उस अनुबंध से छुटकारा पाना चाहते हैं और आप अन्य फसल का वहाँ उत्पादन करना चाहते हैं, तो उसके एवज में आप पर लगान बढ़ाया जाएगा और हम जो मूल्य निर्धारित करेंगे उसी मूल्य से आपको बेचना होगा। तो यूँ कह लीजिए कि किसानों की बहुत अवैध वसूली हुई। तो इस पूरे मामले को राजकुमार शुक्ल जी ने महात्मा गांधी के पास रखा। लेकिन महात्मा गांधी जो है चंपारण के वस्तु स्थिति से पहले से कुछ भी अवगत नहीं थे, उनको कोई भी जानकारी नहीं थी। तो उनके पास अन्य कार्यों के भी बिजी शेड्यूल था। तो महात्मा गांधी बोले कि चलो हम साल भर बाद आते हैं। लेकिन साल भर बाद, शोषण के साल भर बाद बहुत होते हैं, आनंद के हजारों साल छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन शोषण के एक एक दिन बहुत महंगे होते हैं। तो राजकुमार शुक्ल अपने साथियों से बार बार महात्मा गांधी से आग्रह किए, कई बार इस तारतम्य में गांधी जी से मिले कि आप आएँ और चंपारण के वस्तु स्थिति को एक बार देखें।
तो राजकुमार शुक्ल के बार बार मिन्नतों आग्रह से महात्मा गांधी, और कुल मिला के महात्मा गांधी चंपारण आने से पहले अपने स्तर से चंपारण की वस्तु स्थिति को जानना चाहते थे। अंततः ये दौर आया कि जब राजकुमार शुक्ल पहली बार महात्मा गांधी से मिले थे, तो महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ल पहली मुलाकात के 4 महीने के बाद चंपारण पहुँचे। वो अब 1916 से 4 महीने के बाद का समय 1917 हो गया था। तो जब वो आए तो अपने बीच में जहाँ उनका पड़ाव हुआ, या जिन नेताओं के उस दौर में जो नेता थे महात्मा गांधी के उस रास्ते में मिलते गए और सहयोगी के रूप में शामिल होते गए, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, मजहर उल हक भी हैं, बाबू ब्रिज किशोर हैं, नरहरि पारिक हैं। ऐसे बहुत सारे नेताओं ने महात्मा गांधी के साथ चंपारण पहुँचे, जिसमें जेबी कृपलानी भी शामिल थे। तो जैसा ही चंपारण महात्मा गांधी पहुँचे तो वहाँ का जो ब्रिटिश स्थानीय प्रशासन था तुरंत एक आर्डर जारी किया। मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से, महात्मा गांधी के नाम से आर्डर जारी किया कि आप चंपारण छोड़ दें, अन्यथा दंड भुगतने को तैयार रहें। तो महात्मा गांधी ने यहीं पास अहिंसात्मक प्रतिरोध का रास्ता चुना, सत्याग्रह का रास्ता चुना। उन्होंने उस आर्डर को मानने से इनकार कर दिया कि हम आपके इस आदेश को अस्वीकार करते हैं और हम कोई भी दंड भुगतने के लिए तैयार हैं। जब गांधी जी के इस निर्भीकता को जब ब्रिटिश के शासन के स्थानीय अधिकारी देखे, तो उन्होंने इस मामले को कुल मिला के यूँ कहा जाए कि इस मामले को ज़्यादा हवा न दी जाए, क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध का दौर भी चल रहा था और रूसी क्रांति भी अपने चरम पर था। तो ये क्या है कि एक और मुद्दा ना बने, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश स्थानीय प्रशासन ने एक कमेटी का गठन किया। वो कमेटी का नाम आपका जाना जाता है चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे FG सलाई, जिसमें महात्मा गांधी जो थे उसके सदस्य थे। अब इस आर्डर से, मतलब इस कमेटी के आर्डर से ये हुआ कि अब महात्मा गांधी अपने साथियों के साथ चंपारण के विभिन्न गांवों में जा सकते हैं और नील की खेती के संबंध में जांच कर सकते हैं। तो अपने साथियों के साथ चंपारण के विभिन्न गांवों में महात्मा गांधी पहुंचे और लगभग कई पुस्तकों में लिखा है 4000, कई पुस्तकों में लिखा है 5000 किसानों का उन्होंने स्टेटमेंट लिया कि वस्तु स्थिति क्या है, किसानों को नील की खेती के लेकर किस स्तर तक शोषण किया जा रहा है। तो महात्मा गांधी पाए कि जो राजकुमार शुक्ल ने उनको बताया था वह 100% सही है कि बड़े पैमाने पर चंपारण के किसानों का क्या हो रहा है, यहाँ दमन किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उनसे अवैध वसूली तक किया जा रहा है। तो इस इंक्वायरी कमेटी ने ये समझाने में सफलता पाया कि हाँ, 3 कथिया पद्धति जो है टोटली अवैध है, किसानों को इसमें शोषण हो रहा है। दूसरा, ये भी समझाने में सफल हुआ कि किसानों से अवैध वसूली की जा रही है। तो जब ये बात कंप्लीट हुआ कि हाँ, जो कमेटी ने कहा वो वाकई सच है, जो राजकुमार शुक्ल ने कहा था महात्मा गांधी से, वो जांच के उपरांत कमेटी ने भी ये इस निष्कर्ष निकाला कि किसानों के साथ शोषण हो रहा है, उनसे अवैध वसूली की जा रही है। तो जब ये बात क्लियर हो गया तो पुनः एक और कानून बनाया गया, जिसको चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1918 के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के माध्यम से 3 कथिया पद्धति को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और उसके जस्ट 1 साल बाद एक साल के बाद एक समझौता हुआ, जिसमें किसानों से वसूले गए अवैध जो धन थे, जो नील बागान मालिकों ने वसूला था, उसका 25% वापस कर दिया। और उसके दशकों के बाद, मतलब 10 साल के बाद, नील बागान मालिक भी क्या किए, चंपारण को छोड़ दिए। इस प्रकार राजकुमार शुक्ल जी और महात्मा गांधी के अथक प्रयासों के बाद चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ। 3 कथिया पद्धति से वहाँ के किसानों को मुक्ति मिली और एक नए अध्याय का शुरुआत हुआ। यहाँ से शुरुआत हुआ भारतीय इतिहास में गांधी युग का। तो जब कभी ऐसा मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, तो ज़रूर
हम इतिहास के भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा आपसे करेंगे ताकि आप अपने इतिहास को जानें, क्रांतिकारी गतिविधियों को जानें कि क्या क्या हुआ है। हम विभिन्न बिंदुओं पर समय के अनुरूप चर्चा करते रहेंगे। तो आज 15 अगस्त 2026 स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राजकुमार शुक्ल जी अमर रहें, महात्मा गांधी अमर रहें। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद।